मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। मैं आज क्लास 12th इंग्लिश मीडियम हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेट अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी जो 12th क्लास की हिस्ट्री है, जो बुक के अंदर मैटर दे रखा है, उससे भी ज़्यादा मैं आपको मैटर करवाऊंगा। क्योंकि मेरा ये कोई प्रयास नहीं रहेगा कि आप कितने मार्क्स लाते हैं, 100 में से 100 लाते हैं या 100 नहीं लाते हैं, ये मेरा कोई एम नहीं रहेगा। मेरा ये रहेगा कि आप जो भी चीज़ सीखो वो ऑक्सफोर्ड सॉलिड होनी चाहिए आपकी। जैसे आज अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन सेकंड। उसके अंदर मैं कहता हूँ उस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक एक पॉइंट को, चाहे अपने अशोक को स्टार्ट करेंगे, मौर्य को पढ़ेंगे, गुप्त पीरियड पढ़ेंगे, जो भी अपने पढ़ेंगे उसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और मेरा ये आपसे एक वादा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा और जो मैं आपको नोट करवाऊंगा, मैं भी वो आपको आपकी बुक में भी नहीं मिलेगी, आम बुक के अंदर नहीं मिलेगी, ऑथेंटिक बुक में वो चीज़ें मिलेगी। ध्यान रखना चीज़ का। तो मेरा कतई ये प्रयास नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज दूँ, बुकिश नॉलेज बताऊँ, उसके बाहर से मैं आपको बहुत ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आज जैसे आपका सेकंड चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडिया हिस्ट्री मौर्य एम्पायर 320 BCE टू 184 और कहीं 85 BC मिलता है। ठीक है, यानी कि आपके चैप्टर का नाम है मौर्य एम्पायर। अब अपने मौर्य के बारे में बात करेंगे कि मौर्य एम्पायर कहाँ से आया, कहाँ से अपने को मौर्य एम्पायर की जानकारी मिलती है, किन सोर्स से जानकारी मिलती है, किन रिकॉर्ड से जानकारी मिलती है, किन एडिकेट से अपने को जानकारी मिलती है, किन बुक से अपने को जानकारी मिलती है, अशोक कहाँ से आया, कहाँ रहता था, पहले क्या था, सब कुछ अपने एक एक चीज को बड़े ही ध्यान से अपने पढ़ेंगे। एक एक चीज आपको ये अपनी फेल नोटबुक में भी इसको होमवर्क में इसको करना है। और फिर भी अगर पहली बात मेरा ये प्रयास रहेगा 101% कि आपकी कोई छुट्टेगी नहीं। बुक्स जो चीज़ आज करवाई जाए फिर उसको बुक से मिलाना, बुक से आपको ज़्यादा ही चीज़ें मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, कि इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज करें, तो मैं आपको बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से उस चीज़ को रिवाइज करूँगा। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि मौर्य एम्पायर 323 BCE टू 184 या 85 BC मिलता है, या ज़्यादा ऑथेंटिक टाइम ये माना जाता है। ठीक है, ये भी कई बार मिल जाता है। अब इसके अंदर अपने देखेंगे कि अपने पास मौर्य एम्पायर के सोर्स, यानी कि जो स्रोत अपने को मिलते हैं, जो टेक्स्ट मिलते हैं, जो एडिकेट्स मिलते हैं, जो पोइट्री मिलती है, जो लिटरेरी टर्म्स अपने पास आते हैं, या अपने को फॉरेन ट्रेवलर्स अवेनसांग हो गया, फाइयान हो गया, ये जब आते हैं, ये अपने भारत के बारे में क्या कहते हैं, ये अशोक के बारे में क्या कहते हैं, कुछ बुक्स की अपनी चर्चा करें, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में बात करें, राजतरणी बुक के बारे में बात करें, कथा मंजरी की बुक के बारे में बात करेंगे। इन बुक से अपने क्या क्या स्रोत मिलते हैं, तो अपना पहला पॉइंट रहेगा कि सोर्स। इन सोर्स को अपने देखने की कोशिश करते हैं आखिर ये सोर्स कहाँ से आए। अब अपने पास जो सोर्स हैं उन सोर्स को पढ़ते हैं कि मौर्य एम्पायर के बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है। पहले अपनी बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड, यानी कि जिसको अभिलेख बोला जाता है, रिकॉर्ड। अब इन रिकॉर्ड की बारे में बात करेंगे जो अशोक के समय आए थे, किसने पढ़ा था, किसने खोजा था। एक ही चीज को बड़ी आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे पढ़े अशोक। इन रिकॉर्ड से मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड, इसको एडिकेट्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड चलाने का श्रेय जो रिकॉर्ड चलाने का जो पहली बार जो कोई व्यक्ति थे तो वो कौन थे, अशोक थे। उसके बाद कॉइन्स, सिक्के। अब सिक्कों से अपने क्या जानकारी मिलती है, जैसे सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो कुषाण शासक कड इम्फिसस को जाता है, ठीक है ना, कुषाण शासक कड इम्फिसस को जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। पोट्री जो होती है वो किसी राज्य की सेना के बारे में, उसकी बाउंड्री के बारे में और उसकी इकोनॉमिक स्थिति के बारे में जो जानकारी होती है वो सब मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपको। उसको लिटरेरी, साहित्य। अब लिटरेरी दो टाइप की होती है, ठीक है, एक तो रिलीजियस होती है और एक नॉन रिलीजियस होती है। एक धार्मिक होती है और एक धर्मेतर होती है। एक धर्म से रिलेटेड होगी और एक धर्म से रिलेटेड नहीं होगी, रिलीजियस। अब जैसे रिलीजियस के बारे में पढ़ते हैं
यानी कि जैसे रिलीजियस के बारे में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण टेक्स्ट, महाभारत पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होगी, इस तरह के जो धर्म से रिलेटेड जो आपने चीजें पढ़ी है वो एक धर्म के बारे में शो करती है कि कौन सा धर्म कब चला, हिंदू कब चला, और सिख धर्म कब आया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी के बारे में जानकारी जो होती है अपने को, वो लिटरेरी जो रिलीजियस जो ग्रंथ होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, वो जब अपने उनको पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि अपने के बारे में धर्म से रिलेटेड क्या चीजें। फिर आता है नॉन रिलीजियस। रिलीजियस महाभारत जो बुक है और एक ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखी बुक है, जो एक रामायण जो बुक लिखी, वो एक धर्म की बुक है। वो किसकी बुक है? वो एक धर्म की बुक है, वो किसी धर्म के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं। और अब अपने बात करें नॉन रिलीजियस, जैसे कुटिल्य ने बुक लिखी हुई अर्थशास्त्र, अब वो अर्थशास्त्र उसने किसी धर्म के बारे में तो चर्चा नहीं की है, किसी धनिष्ठ के बारे में उसने वो बुक लिखी हुई है। तो ध्यान रखना, कुटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, वो कोई भी रिलीजियस बुक नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, चार बुक आपको सामने लिख देंगे, 3 यहाँ से लिख देंगे, 1 वहां से लिख देंगे, आपसे पूछ लेंगे नॉन रिलीजियस बुक इसमें से कौन सी है, तो या 3 यहाँ से लिख देंगे, 1 यहाँ से लिख देंगे, तो आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से रिलीजियस बुक कौन सी है कौन सी नहीं है। तो अपने को सभी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आएगा। जहाँ 3 टाइप्स इसके आ जाएंगे, 3 टाइप्स इसके आ जाएंगे, एक दूसरे मैच करो, तो भी अपने को पता होना चाहिए। या सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ रिलीजियस बुक कौन सी है, आपको ये पता होना चाहिए, नॉन रिलीजियस बुक कौन सी है, ये आपके बारे में पता होना चाहिए। तो इन सारी बुक की अपने बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर किस हद से ही पूछ सकता है। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको 12th क्लास का स्टूडेंट समझकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये समझ कर पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप 12th में जाओगे, आगे 12th क्लियर करने के बाद आप प्री BSTC का एग्जाम दोगे, प्री BEd का एग्जाम दोगे, जो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, मैं उस रिलेटेड से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। उसके साथ साथ आपके बाद जो हिस्ट्री वो बिल्कुल ही उंगलियों पे आपके तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अपने बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेवलर्स, अब फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स ने अपने बारे में क्या कहा, उनकी भी अपनी जानकारी बोलते हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स ने क्या बोला। अब अपने 2 सोर्सेस की तो बात कर चुके हैं, आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर चुके, लिटरेरी की बात कर चुके हैं। अब थर्ड अपने सामने है फॉरेन ट्रेवलर्स, क्योंकि कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स भी जो भारत में आए, कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स भी भारत में आए, उन्होंने भी भारत के बारे में कुछ कहा, कौन सा ट्रेवलर किस समय भारत में आया। अब अपने बात करते हैं मैक्सनीज। अब मैक्सनीज जो था उसने बुक लिखी थी इंडिका, मैक्सनीज ने क्या बुक लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी, और वो कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है। धारक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो भारत आया था, कौन आया था, मैक्सनीज। और ये एक अपने बात करें आगे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी होता है, सेल्यूकस निकेटर का मतलब ये उसके संरक्षक भी होता है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि फॉरेनर ट्रेवलर्स मैक्सनीज किसके समय भारत आया था, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। दूसरी बात, मैक्सनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, तो भी आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी। सुनिए ना बात, ध्यान देना, क्वेश्चन का आपको लेवल हर तरह से पता होना चाहिए कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी या इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था। थर्ड वन इज फाइयाल। अब अपने फाइयाल की बात करते हैं, फाइयाल की बुक है वो की कैन इंडिया चंद्रगुप्त सेकंड। अब कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान में रखना है यहाँ पर। इसकी अपने बात करें, मैक्सनीज की बात करें तो वो चंद्रगुप्त के समय आया था, और अगर अपने इसकी बात करें फाइयाल की बात करें तो वो किसके समय आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। अब दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात हुई, ठीक है ना। बुक किसने लिखी थी, कब लिखी थी, क्या इसकी बुक थी, उस चीज की अपने सारी जानकारी होनी चाहिए, एकदम क्लियरली तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपने आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ स्टडी दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। यानी कि ध्यान से देखिएगा आप बोर्ड की तरफ कि रिकॉर्ड ऑफ स्टडी दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। रिकॉर्ड को पढ़ना क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एपिग्राफी, तो आप क्या कह सकते हो, रिकॉर्ड ऑफ स्टडी दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है द क्रेडिट फॉर द इंस्क्रिप्शन इन इंडिया गोज टू अशोक। भारत में एडिकेट्स या इसका दूसरा नाम है रिकॉर्ड, या इनको हिंदी में बोलते हैं अभिलेख चलाने का जो श्रेय दिया जाता है, चलाने के लिए अगर आप किसी पर्सन का नाम लेते हैं, उस पर्सन का नाम क्या है, अशोक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने भारत में एडिकेट्स चलाए थे, तो क्या नाम था, अशोक। सेकंड, अब अशोक ने भारत के अंदर एडिकेट्स चलाए हैं,
सच बात है, लेकिन अपने ये भी तो पता होना चाहिए कि अशोक ने ये जो प्रेरणा ली थी, ये मोटिवेट हुए थे, किस बंदे से ये मोटिवेट हुए थे जब इन्होंने एडिकेट चलाया था? ध्यान दीजिएगा, अशोक इज इंस्पायर्ड टू डू फ्रॉम दारा फर्स्ट। अशोक जो था वो किससे इंस्पायर हुआ था? दारा फर्स्ट, या इसी का नाम है डोरियस। समझ रही बात? क्वेश्चन अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तक आपने दो चीजों की बात की है। पहले अपने बात की है कि भारत के अंदर एडिकेट्स किसने चलाए थे? अशोक ने। अशोक ने एडिकेट्स कहां से सीखे? तो दारा फर्स्ट, या इसी के बोलते हैं डोरियस फर्स्ट, यानी कि दारा फर्स्ट और डोरियस फर्स्ट ने। अब ये कहां का राजा था? द रूलर ऑफ ईरान। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डोरियस फर्स्ट कहां का किंग था? ईरान का। दारा फर्स्ट भी दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन में, और डोरियस फर्स्ट भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अशोक जो थे वो कहां से इंस्पायर हुए थे ये एडिकेट्स चलाने के लिए? तो दारा फर्स्ट बोल दो या डोरियस फर्स्ट बोल दो, इनका एक ही नाम है। अब थोड़ा आगे करते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड अशोक इंस्क्रिप्शन 1750 बाय स्टीफन थेलर। 1750 में अशोक के एडिकेट्स जो थे उनको खोजा किसने था? स्टीफन थेलर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के जो एडिकेट्स थे उनको पहली बार किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था? तो उसका नाम क्या है? स्टीफन थेलर। तो ध्यान दीजिएगा, तीन क्वेश्चन को अभी तक अपने तीन क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। तीन क्वेश्चन इन तीन लाइनों में, हर लाइन में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देख चुके हैं। पहली अपनी बात की एपिग्राफी की। एपिग्राफी क्या होता है? कि स्टडी ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। दूसरी अपनी बात की थी कि भारत में एडिकेट चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हमने बात कर ली अशोक की। तीसरी अपने बात की थी कि अशोक के जो एडिकेट थे उसको किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था? तो 1750 बाय स्टीफन थेलर। तीन क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। चौथी और नोट करें कि जेम्स प्रिंसप वाज फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुल इंटरप्ट टू एडिकेट्स ऑफ अशोक। जेम्स प्रिंसप पहला ऐसा व्यक्ति था, जेम्स प्रिंसप पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अशोक के एडिकेट्स को इंटरप्ट किया, यानी कि पढ़ा। जेम्स प्रिंसप, यानी कि लास्ट से लास्ट ईयर 10th क्लास के हाफ ईयरली के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के जो एडिकेट्स थे उसको इंटरप्ट किसने किया था, उनको किसने पढ़ा था, किसने रीड किया था? उसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसप। अब चार लाइनों में चार क्वेश्चनों की अपनी बात कर चुके हैं। हर लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। मैं फिर से आपको बता देता हूं। रिकॉर्ड ऑफ स्टडी, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। एडिकेट्स को पढ़ना एपिग्राफी कहलाता है। अब रिकॉर्ड को पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने। खोजा किसने? तो अपनी बात कर चुके स्टीफन थेलर ने। अशोक कहां से इंस्पायर हुए थे? तो अपने उसकी भी बात कर चुके हैं, दारा फर्स्ट या डोरियस फर्स्ट, जो कि एक ईरान के राजा थे। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, कोई चीज नहीं समझ में आई तो जरूर पूछेगा। आगे अपने बात करते हैं कॉइन्स की, सिक्कों की बात करते हैं। कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमेटिक्स। सिक्कों की स्टडी करना, जैसे अपने एडिकेट्स की बात की, उनको स्टडी करने में एपिग्राफी बोला जा सकता है, जैसे सिक्कों की स्टडी करना तो न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स? दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये आपको आपकी बुक के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बुक में इस चीज की सर्च करो, सर हमारी बुक में ये चीज मिल जाए, ये आपकी 12th क्लास की बुक में ऐसी चीज कुछ नहीं मिलेगी। मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, हालांकि आपको पता होनी चाहिए चीजें क्या होती है, सिक्के क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होते हैं, पोएट्री क्या होती है, सब चीजों की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब इन सिक्कों से अपने जानकारी किस चीज, इन कॉइन से क्या पता चलना? देखो, इंफॉर्मेशन इन कॉइन्स एंड स्टेट। इन सिक्कों से, इन कॉइन्स से किसी स्टेट के रिलीजियस, किसी धर्म की जानकारी, बाउंड्री, उनकी सीमा की जानकारी, उसमें क्या धर्म चल रहा है, उसकी बाउंड्री जो है, उसकी सीमा जो कहां से कहां तक फैली हुई है, दैट स्टेट, उसी स्टेट की। यानी कि इन कॉइन्स जहां, जिस जगह से सिक्के अपने प्राप्त होते हैं, उस सिक्कों पे देखिए अपने बात करते हैं कॉइन्स। कॉइन्स की अगर अपने बात करें तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। यानी कि जैसे अपने बात की थी पिछली की एडिकेट्स को पढ़ना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। उसी प्रकार से द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि
कौन को पढ़ना न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। उसके बाद बात करें इन्फॉर्मेशन इन कॉइन्स एंड स्टेट, यानी कि जब अपने कॉइन्स को पढ़ते हैं, कॉइन्स को पढ़ने से अपने को किसी भी स्टेट की रिलीजियस धर्म की जानकारी, बाउंड्री उसकी सीमा की जानकारी, दैट्स उसी स्टेट की, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमी, और उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, तो आर्थिक स्थिति की जितनी भी जानकारी है वो अपने किससे पता चलती है, यहाँ के वहाँ के सिक्कों से पता चलता है। उन सिक्कों को पढ़ने को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। उसके बाद फर्स्ट इन एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के अंदर कुषाण रूलर विमकर्डफिसस, यानी कुषाण जो राजा था विमकर्डफिसस ने रन का गोल्ड, तो भारत में सोने के सिक्के चलाए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण शासक विमकर्डफिसस को जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ठीक है। जैसे हमने एपिग्राफी की बात की, थीफन थिलर की बात की, जेम्स प्रिंसप की बात की, यहाँ पर बात कर रहे हैं विमकर्डफिसस, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, विमकर्डफिसस को जाता है। इस तरह से अगर अपने तांबे के और चांदी के सिक्के चलाने का अगर अपना श्रेय जाता है तो वो किसको जाता है, वो तोरमान को जाता है। इस तरह से अपने सब सिक्कों के बारे में बात करें तो इस प्रकार से भारत में किसने चलाए थे सोने के सिक्के, तो भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है विमकर्डफिसस को जाता है। ध्यान रखना, देख लीजिए इसको, कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। तो कॉइन्स को पढ़ना क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स का। आगे ध्यान दीजिएगा, मौर्य पीरियड की बात करते हैं। मौर्य पीरियड 323 बीसी से 184 बीसी तक चला था, ठीक है। कुछ अपने पास बुक है, उस बुक्स की जानकारी देखते हैं। अशोक इंस्क्रिप्शन, इसमें अपने अशोक के स्तंभ लेख, गुहा लेख, जोगड़ के बारे में पढ़ेंगे, एराकुटी के बारे में पढ़ेंगे, सारे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी अपने पढ़ेंगे। इसमें भी अशोक के जो मतलब प्रशासनिक सेवाओं की जानकारी वो अपने मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन की कुटिल की अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी बुक इंडिका के बारे में पढ़ेंगे। विशाख दत्त की पुस्तक मूत्र राक्षस के बारे में पढ़ेंगे। और सोमदेव की पुस्तक है कथा सागर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सोमेंद्र की बुक है कथा मंजरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिंहली की अनुश्रुति दो इसमें बांटा गया है, दीपवंश और महावंश। में आपको थोड़ा स्लाइड पर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये है दीपवंश और महावंश। जो दीपवंश था वो श्रीलंका का पुराना नाम था, ठीक है ना। दीपवंश था श्रीलंका का पुराना नाम था। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको जो आज हमने पढ़े इनमें कोई डाउट नहीं होगा। इन द्वारा देख लीजिए इन बुक के बारे में। इन बुक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकता है, 3 लीटर से दे देंगे तो मैच करो, या पूछ लेंगे सीधी द नेम ऑफ बुक, विशाख दत्त का नेम ऑफ बुक, सोमदेव का नेम ऑफ बुक, कलहण का नेम ऑफ बुक, सिंहली, ठीक है, इनका पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ। आज के लिए इतना काफी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं आपको बता, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बुक से बहुत बाहर की चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो भी आप पढ़े वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़े। यानी कि बहुत हटके मैंने आपको चीजों को बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।